ये बोलना कि ये दहशतगर्दों की बी टीम है, ये इस आंदोलन का डर दिखाती है उनके मन में। वही मंत्री हैं जिन्होंने 1 लाख से ज्यादा स्कूलों को बंद किया, ये वही मंत्री है जिन्होंने नई शिक्षा नीति को लागू किया ताकि हर 6 महीने पर पब्लिक फंडेड एजुकेशन के इंस्टीट्यूशंस में, मैं दिल्ली विश्वविद्यालय की छात्र हूँ, हर 6 महीने पे 200%, 400% हमारी फीस वृद्धि होती है। ये वही मंत्री है जिसने एक तरह से एमफिल को खत्म किया, मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप को खत्म किया, प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप को खत्म किया, देश की शिक्षा प्रणाली को स्कूली शिक्षा से लेकर आप देखेंगे तो रोजगार के अवसरों तक खोखला किया। तो इन को हर दिन में 4 से 5 गोदी मीडिया के पत्रकार दिखेंगे जो यहाँ पर अपना प्रोपेगेंडा साधने, लोगों को डिस्टर्ब करने, प्रोवोक करने आते हैं। यहाँ पे हर दिन ऐसे राइट विंग के लोग मिलेंगे, चाहे वो विश्व हिंदू परिषद हो, आरएसएस हो, एवीवीपी हो, जो यहाँ पर लगातार उल्टी सीधी बातें करते हैं, उल्टे सीधे सवाल पूछते हैं, कोशिश में रहते हैं कि यहाँ पर किसी और तरह से कोई और बात निकल के आ जाए और फिर वो एक अलग तरह का नैरेटिव पैदा कर सके। अगर ये देश के सत्ता में विराजमान लोगों की बौखलाहट नहीं है तो धर्मेंद्र प्रधान को देश में संविधान की तर्ज पर आंदोलन कर रहे छात्रों को दहशतगर्द की बी टीम बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। लगातार भाजपा के जो प्रेसिडेंट है नितिन नबीन, उनको हमको ये बता देने की जरूरत नहीं पड़ती कि भाजपा के कार्यकर्ता हमसे निपट लेंगे। तो ये इस आंदोलन की शक्ति कहिए, इस आंदोलन का इम्पैक्ट कहिए जो उन लोगों तक पहुंच रहा है जिनसे हम जवाबदेही मांग रहे हैं। इसीलिए हर तरह से यहाँ पे डटे हुए स्टूडेंट्स को इंटिमिडेट करने की, धमकाने की, यहाँ तक कि हिंसा की धमकियाँ दी जा रही हैं। ये तो बीजेपी के कार्यकर्ताओं को उकसाना हो गया कि आप उनसे बिल्कुल, और इसी का प्रभाव आप देखेंगे कि बयान तो बाद में आता है क्योंकि अप्रोच है। 4 दिन पहले यहाँ पर एक बच्ची निशु नाम है जिनका, वो अपने पिता के साथ लगातार इस धरने में आ रही थी। हम देखते हैं कि किस तरह से उनके पिता को पीटा जाता है, सर तक फोड़ दिया जाता है। लगातार यहाँ पर हाथापाई पे इस तरह के गुंडे उतर आते हैं। तो एक तरफा तो आपने ये कोशिश की कि पूरी तरह से जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, गोदी मीडिया है, वो आकर इतने बड़े जन आंदोलन को कवर नहीं करेगी, आएगी तो बार बार इस तरह की बात करेगी कि देखिए मुट्ठी भर लोग, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह का उभार है, देश के कोने कोने से स्टूडेंट्स हैं, वहीं पे आगे 13 स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, बिहार, यूपी, तमिलनाडु के स्टूडेंट्स। यहाँ पर घर से, दफ्तर से घर जाने की जगह लोग यहाँ पर आते हैं, माँ बाप यहाँ पे आते हैं क्योंकि उनको पता है आज लड़ना जरूरी, अगर कल अपने आने वाले बच्चों का भविष्य बचाना है। यहाँ पे आपको लगातार बीपीएससी, यूपीएससी, TRE4, बैंक पीओ, लगातार सीबीएसई, नीट, सीयूईटी, यूजीसी नेट, सबके अभ्यर्थी दिखेंगे और लगातार यहाँ पर जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है। पहले संडेज को हम देखते थे कि ज्यादा लोग आ रहे हैं, अब तो वीक डेज में भी एक कंसिस्टेंट हजारों का क्राउड है। तो भले ही हजारों का क्राउड हो, लेकिन सरकार के मंत्री का बयान जो है, धर्मेंद्र प्रधान का खुद का बयान, बीजेपी प्रेसिडेंट का बयान साफ कर दिया ना कि इस्तीफा नहीं होगा। नहीं, ये साफ नहीं करता कि इस्तीफा नहीं होगा, ये साफ करता है कि जिस आंदोलन को, जिस सवाल को नजरअंदाज कर रहे थे, देश में पिछले 37 दिनों में 12 लोगों की जान निकल गए, सालाना 13,000 लोगों की संस्थागत हत्या करते हो, उनकी इंसाफ की गुहार कर रहे लोग लगातार 10 साल में 89 पेपर लीक कर गए, लगातार सीबीएसई की 12वीं की सीबीएसई की परीक्षा तक तुमसे फेयर और ट्रांसपेरेंट रूप से कंडक्ट नहीं होती, तुमने लगातार 1.5 करोड़ 2 करोड़ आबादी के भविष्य को नीलाम कर दिया, 10 लाख 20 लाख में सीटें बेच दी। तो आज जब जवाबदेही का आंदोलन चल रहा है तो आप चुप नहीं रह सकते। तो उनका ये बोलना कि यहाँ पर एंटी इंडिया कुछ प्रोपेगेंडा चल रहा है, उनका ये बोलना कि ये दहशतगर्दों की बी टीम है, ये इस आंदोलन का डर दिखाती है उनके मन में। ये ऐसा नहीं है कि वो इग्नोर करके बैठ सकते हैं, उनको कुछ ना कुछ बोलना पड़ेगा। इस देश में जब 1.5 साल से ऊपर तक किसान डटे रहे कि एमएसपी देना होगा, तो पहली बात जो सरकार से आई वो ये नहीं आया कि देश में सबका पेट भरने वाले वो किसानों के पक्ष में कोई न्याय संगत कानून आए। सबसे पहला बयान आता है कि खालिस्तानी है। देश में नागरिकता, सम्मान नागरिकता के आंदोलन की अगुवाई जब महिलाएं करती हैं सीए के खिलाफ, तो कहा जाता है वो बिकाऊ है। इसी जंतर मंतर पर जब रेसलर्स यौन शोषण के खिलाफ आवाज उठाती हैं तो उनको कह दिया जाता है कि ये कांग्रेस की टीम है। लगातार पेपर लीक की कड़ी में जो सबसे पहला बात 19-18 वर्ष के वेदांत और ये तमाम लोग विसर्ग बताते हैं तो उनको पाकिस्तानी एजेंट करार दिया जाता है। तो ये उन लोगों के बीच में हमारा डर है जिनको लगता है कि सिंहासन पर विराजमान थे और रहेंगे। उनको ये जानना जरूरी है कि जिस जनता ने सिंहासन पर बैठाया वही जनता उससे उखाड़ कर फेंक सकती है। बता रहे हैं कि आप लोग देश को खोखला कर रहे हैं। ये तो सत्ता की कुर्सी में बैठे हुए लोग बताएं कि खोखला देश को कौन कर रहा है।
खोखला आपने पिछले 35 दिनों में 22 लोगों की जान ली। कोई प्रदीप, कोई रिंजुल, उमेश, ऋतु, ये तमाम वो लोग हैं जो आम मजदूर परिवारों से आते थे। सीकर में पहली आत्महत्या जो बच्चा करता है, उसके पिता दिहाड़ी मजदूरी का काम करते थे, जमीन बेचकर भेजा कि बच्चा डॉक्टर बनेगा। लगातार हम जिन परिवारों से आते हैं, पाई पाई जोड़कर एग्जाम का फॉर्म भरते हैं, पाई पाई जोड़कर कोचिंग करते हैं, पाई पाई जोड़कर यूनिवर्सिटी की फीस देते हैं, उसके बाद जब आप सीट बेचते हैं, पेपर लीक होता है, तो 1 साल का मतलब लगातार वो साल बर्बाद, मेहनत बर्बाद, 5 साल 6 साल की मेहनत बर्बाद, लगातार जो उधार कर्जा लेकर माँ बाप ने पाई पाई चुकाई, उसका पूरा भुगतान नहीं होता। तो एक तरह से आपने सिस्टमिक ढांचे ऐसे बनाए जहाँ पर जब आप एनटीए लाए और पहले अगर सुचारू रूप से इंडिपेंडेंट ऑटोनॉमस बॉडीज परीक्षाएं कराती थी, सीबीएसई परीक्षाएं कराता था, हर स्टेट का अपना ऑटोनॉमस इंजीनियरिंग और मेडिकल की परीक्षाएं होती थी, एम्स अपनी परीक्षा कराता था। आप एनटीए को इसलिए लाए, आपने कहा 1 नेशन 1 एग्जामिनेशन, आपने उस बॉडी को लाया ताकि धांधलेबाजी को आप लेजिटिमाइज कर सके। तो आज जब यहाँ से ये बात उठ रही है कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना होगा, एनटीए को स्क्रैप करना होगा, पिछले 5 सालों में आपने 1 लाख से ज्यादा स्कूलों को बंद किया, शुरुआती ढांचों से कि स्कूल में भी कौन पढ़ पाएगा ये आपने तय किया। तो आज यहाँ की एक बड़ी आवाम ये बात कह रही है कि सबको सस्ती, अच्छी, बेहतर शिक्षा देनी होगी। लेकिन जिस आवाम की बात कर रहे हैं, लेकिन उस आवाम के दबाव में तो नहीं आ रही है, नजरअंदाज कर रही है। ऐसा लग रहा है सरकार को आवाम से मतलब नहीं है। तो अगर सरकार को आवाम से मतलब नहीं है तो सवाल आपका भी हमसे पूछने की जरूरत नहीं है। हम वो लोग हैं जिनको जब मजबूर किया गया तो सड़कों को आबाद कर रहे हैं। ये सरकार पे सवाल है कि देश का प्रधानमंत्री बाहर जाता है तो कहता है हमारे डीएनए में डेमोक्रेसी है, कहता है कि मैं सबसे बड़े युवा आबादी के देश का प्रधानमंत्री हूँ, और जो है भी 60% से ज्यादा इस देश में वो लोग रहते हैं जो 35 साल से कम उम्र के हैं। तो उस देश का युवा पीढ़ी अगर जंतर मंतर की सड़कों को अपना बिस्तर बनाकर सोने को मजबूर है तो ये जवाबदेही हमारी नहीं है। हम अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये आज देश के लोकतंत्र का लिटमस टेस्ट है कि क्या इतने सारे स्टूडेंट्स को, इतनी बड़ी आबादी को ये सरकार न्याय देती है कि नहीं। लेकिन एक बड़ा तबका जो है सोशल मीडिया पे लिख रहा है टुकड़े टुकड़े गएंगे, ये सारे लोग टुकड़े टुकड़े गएंगे, तो क्या बीजेपी नहीं, ये बहुत बड़ा तबका नहीं लिख रहा है, ये बहुत बड़ा तबका नहीं लिख रहा है ना। हम तो अपने एल्गोरिदम में भी देखें, अपने इंस्टाग्राम पे भी देखें, मेन स्ट्रीम मीडिया क्या करती है इसको हमको फर्क नहीं पड़ता। जब एक बड़े लेवल पे अडानी और अंबानी सारे कॉर्पोरेट हाउसेस को खरीद लेंगे, इंडिया टुडे से लेकर न्यूज़ 18 नेटवर्क सब बिक जाएगा, और यही लोग जब यहाँ पे आएंगे तो ये ढकोसला करेंगे कि देखिए मुट्ठी भर लोग, जहाँ पर लगातार ये जन सैलाब बढ़ता जा रहा है। तो ये बात ये स्पष्ट कर देता है कि किनके पेट में दर्द हो रहा है जब लोग हक हकूक की लड़ाई लड़ते हैं। तो मेन स्ट्रीम मीडिया से हमको फर्क नहीं पड़ता, पर आप लगातार इंस्टाग्राम से लेकर फेसबुक से लेकर यूट्यूब शॉर्ट्स में देख लीजिए, लगातार यहाँ पर जो हो रहा है वो देश भर में खबर है। लगातार एक बड़ी आबादी, चाहे वो पेरेंट्स की हो, मजदूरों की हो, किसानों की हो, महिलाओं की है, यहाँ पर आ रहे हैं क्योंकि किसी भी तबके, किसी भी धर्म, किसी भी जाति से आप आते हो, शिक्षा एकमात्र ऐसा जरिया है जिससे आप अपने आने वाले कल को बेहतर कर सकते हैं। तो देश भर में ये आंदोलन एक साझा लड़ाई का रूप ले चुका है। 5-6 दिन हो गए भूख हड़ताल के, भूख हड़ताल का भी असर नहीं हो रहा है। क्या अब उम्मीद करेंगे कि आएंगे प्रधानमंत्री या सरकार का कोई नुमाइंदा आएगा और कहेगा कि अपना भूख हड़ताल तोड़िए? बात उम्मीद की नहीं है, बात जवाबदेही की है। इस सरकार ने, जिसने 12 सालों में ये दिखा दिया, कुलदीप सेंगर से लेकर परवेश वर्मा से लेकर अनुराग ठाकुर, आप देखेंगे ब्रिजभूषण, ऐसे मॉडल्स कायम करती है जब ये सरकार, तो ये सरकार बोल देती है कि हम किसी से नहीं डरते। राजनाथ सिंह जब ये बयान देते हैं कि हमारे कैबिनेट में इस्तीफे नहीं होते, तो ये सरकार अपना घमंड दिखा देती है कि जिस कुर्सी पर विराजमान है लगता है वो कुर्सी उनको खैरात में मिली है और उन्हीं की रहेगी। तो ये वो जान ले कि जिस देश में वो सत्ता पर बैठे हैं वो देश एक लोकतांत्रिक देश है, संविधान से चलने वाला देश है, और उस देश की जो आवाम है वो ये तानाशाही नहीं सहेगी। तो ये सवाल मैं तो अपील करूंगी आपसे कि सवाल हमसे मत पूछिए, उन लोगों से पूछिए जिनकी जवाबदेही है। यहाँ पे जो तमाम लोग हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि लड़े बिना कुछ नहीं मिलता। इस देश में 200 सालों की गुलामी तक लोगों ने लड़ के हासिल की, उससे आज़ादी। तो अगर ये दूसरी ही गुलामी की लड़ाई क्यों ना सही, हम लोग अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये सब सरकार पर है कि आज लोकतांत्रिक देश में क्या लोकतंत्र बचता है कि नहीं। जब सरकार के पास 240 सीटें थी तब तो सरकार सुन नहीं रही थी, अब तो उसकी सीटें और बढ़ गई हैं। सर, मैं बार बार आपको कह रही हूँ, ये सवाल हमसे नहीं है, ये सवाल तमाम मीडिया हाउसेस को पूछने की ज़रूरत है सरकार से। ये अगर आप यहाँ पर देख रहे हैं कि वो तमाम लोग, बच्चों से लेकर बूढ़ों से लेकर पेरेंट्स, आपको हर लोग दिख रहे हैं। इसी मंच पर मजदूर आते हैं और कहते हैं कि आपको श्रम कोड वापस लेना होगा, यूनियनाइज करने का अधिकार देना होगा। किसान आते हैं और वो कहते हैं कि आप लोग लड़िए, हम तो कब से लड़ रहे हैं एमएसपी के लिए। महिलाएं आती हैं और कहती हैं कि हम तो देश में जहाँ पे हम खड़े हैं वो रेप कैपिटल ऑफ इंडिया है, और लगातार जिस तरह से मॉडल कायम किए जाते हैं, लगातार महिलाओं को कह दिया जाता है कि आपके सम्मान, आपके सेफ्टी के लिए कुछ नहीं किया जाएगा।
तो यहाँ पे एक व्यापक मोर्चा का निर्माण हो चुका है। सरकार सुनेगी कि नहीं, ये मॉडल हमने देखा। बालासोर में ट्रेन की घटना हो जाएगी, 300 लोगों की जान चली जाएगी, रेल मंत्री मुंह नहीं खोलेगा। एलपीजी का क्राइसिस हो जाएगा, देश का एक बड़ा तबका, चाहे वो प्रवासी मजदूरों का हो, स्टूडेंट्स का हो, घर जाने को मजबूर होगा, लेकिन देश का वित्त मंत्री, गृह मंत्री मुंह नहीं खोलेगा। तो गैर जवाबदेही के मॉडल के खिलाफ अगर एक जन आंदोलन बार बार जवाबदेही को एस्टैब्लिश कर रहा है, तो हम बस आपको ये कह सकते हैं कि हम अपने हिस्से से पूरा दम लगाकर लड़ रहे हैं और 1 इंच नहीं हटेंगे जब तक कि न्याय नहीं ले लेते। आप लोग शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं। प्रधानमंत्री जो है वो धर्मेंद्र प्रधान की सराहना करते हैं कि जो शिक्षा व्यवस्था है मौजूदा देश को आगे ले जाएगा उनके बर्थडे के दिन। तो वो तो करेंगे, क्योंकि हम अपनी भाषा में कहते हैं कि ये निकम्मे नकारा मंत्री हैं, लेकिन जावड़ेकर से लेकर स्मृति ईरानी से लेकर प्रधान, ये तो भाजपा के सबसे नामी गामी मंत्री हैं, क्योंकि इन्होंने भाजपा जो चाहती थी वो कर दिखाया। ये वही मंत्री हैं जिन्होंने 1 लाख से ज़्यादा स्कूलों को बंद किया। ये वही मंत्री हैं जिन्होंने नई शिक्षा नीति को लागू किया ताकि हर 6 महीने पर पब्लिक फंडेड एजुकेशन के इंस्टीट्यूशंस में, मैं दिल्ली विश्वविद्यालय की छात्र हूँ, हर 6 महीने पर 200%, 400% हमारी फीस वृद्धि होती है। ये वही मंत्री है जिसने एक तरह से एमफिल को खत्म किया, मौलाना आज़ाद नेशनल फेलोशिप को खत्म किया, प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप को खत्म किया, देश की शिक्षा प्रणाली को स्कूली शिक्षा से लेकर आप देखेंगे तो रोजगार के अवसरों तक खोखला किया। तो इनके लिए तो इससे बेहतर कोई कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि भाजपा आरएसएस का जो मॉडल है वो देश में शिक्षा से बेदखली का मॉडल है। किसी बिहार के भागलपुर में 1000 एकड़ की जमीन अडानी को 1 रुपए में दे दी जाएगी, लेकिन लगातार उधार से, कर्जे से लोग आत्महत्या करेंगे। बच्चे अपने माँ बाप का उधार लिया हुआ, क्योंकि पढ़ाया उससे, उस उधार से उसका प्रेशर लेकर आत्महत्या करेंगे। देश के किसान अनाज उगाने के लिए उधार लेंगे और उसका प्रेशर लेकर आत्महत्या करेंगे, लेकिन कॉरपोरेट घरानों को करोड़ों का लोन माफ है। तो ये मॉडल हम अपने सामने देख रहे हैं, इसीलिए बार बार कह रहे हैं देश की एक बड़ी आवाम की ये साझा लड़ाई है और ये लड़ाई धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग जरूर कर रही है, लेकिन इसका अंजाम तो यही है कि भाजपा आरएसएस मुक्त भारत चाहिए हमको। अंजलि, क्या जिस तरीके से मेनस्ट्रीम मीडिया ने बॉयकॉट कर रखा है, क्या विपक्ष की पार्टियों ने आपको बॉयकॉट करा है कि विपक्ष के लोगों का समर्थन मिलना है? यहाँ पे हमने देखा आज भी सांसद आज सीपीआई के बहुत सारे लोग आ रहे हैं, सीपीआई-एमएल के यहाँ पे जनरल सेक्रेटरी आए और लेफ्ट पार्टीज़ के लोग आ रहे हैं। आप देखेंगे तो लगातार यहाँ पे छात्र संगठन जो साझा मंच यहाँ पर शेयर कर रहे हैं, उसमें आपको तमाम आइसा से लेकर एएसएपी से लेकर तमाम दल दिखेंगे। और हम तो अपील करेंगे देश के तमाम लोकतंत्र पसंद लोगों से, इंडिविजुअल से, ऑर्गेनाइजेशन से, पार्टी से, कि जितने भी गैर भाजपाई, गैर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, गैर आरएसएस संगठन है, उनको ये समझने की बात है कि ये देश को बचाने की लड़ाई है। तो आप सब साथ आएं और साथ में ये लड़ाई लड़ें। यादव ने भी आप लोगों को समर्थन किया था, उस पर क्या कहेंगे आप? बिल्कुल हम वेलकम करते हैं। मैं तो कह रही हूँ कि जितने भी ऐसे दल हैं जो लोकतंत्र के खिलाफ हैं, भाजपा, आरएसएस, एबीवीपी, इनको छोड़कर जितने संगठन हमारे साथ आकर लड़ना चाहेंगे, हम तो बहुत चाहते हैं कि एक बड़ा मोर्चे का निर्माण हो, व्यापक रूप से इस लड़ाई को लड़ा जाए। लेकिन आपकी लड़ाई को तो हल्का कर दिया जा रहा है ना कि आइसा जैसा संगठन जो है ये तो आंदोलनजीवी है। मतलब इस देश में जब कभी भी उभार आया है सवालों का, जब कभी भी तमाम ऐसे आर्टिकुलेशंस आए हैं जहां पर रोज़गार, बेरोज़गारी, अशिक्षा, अव्यवस्था पर सवाल आए हैं, खालिस्तानी, आंदोलनजीवी, टुकड़े टुकड़े गैंग, पाकिस्तानी एजेंट, चाइना के एजेंट, ये शब्द हमारे लिए नए नहीं हैं। और ख़ासकर सरकार जब डर कर ऐसे शब्द उछालती है तो मुझे लगता है एक बड़ी आवाम के लिए तो ये एक इस तरह का काम करती है कि हमारे लिए ये इसका प्रमाण है कि हम जो कर रहे हैं उसका असर हो रहा है। तो हम जानते हैं कि असली टुकड़े टुकड़े गैंग कौन है। असली टुकड़े टुकड़े गैंग वो है जो शिक्षा को बेच रहा है, जो हर तरह से पिछले 12 साल से देश में लूट खसोट मचा रहा है। आखिरी प्रश्न है, जिस तरीके से बीजेपी अध्यक्ष ने बयान दिया कि बीजेपी के समर्थक इन्हें सबक सिखा देंगे, आपको नहीं लगता कि इसके बाद कुछ बचा ही नहीं है? देश इतना बड़े पार्टी का इस तरह का बयान दे रहा है और राजनीतिक गुंडों में कोई फर्क नहीं है? इतने बड़े पार्टी के अध्यक्ष ज़रूर होंगे, पर उस पार्टी का अपना इतिहास है। वो पार्टी गैर जनता के विरोधी है, वो पार्टी गैर संवैधानिक है, वो पार्टी गुंडों की पार्टी है, क्रिमिनल्स की पार्टी है, रेपिस्ट की पार्टी है और इन तमाम लोगों को संरक्षण देने की पार्टी है। वो पार्टी ऐसी पार्टी है जिसने 12 सालों में ये अहंकार पा लिया कि कुर्सी पे बैठे हैं तो बैठे रहेंगे, किसी तरह की जवाबदेही नहीं होगी। एक ऐसे देश में जो लगातार ये बात कहता है कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होते, वहाँ पे जवाबदेही नहीं होती, वहाँ पे मन की बात परीक्षा पे चर्चा होती है, लेकिन सालाना जब इतने लोग सुसाइड कर लेंगे तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। आप देखिए यहाँ पर लगातार वो माँ बाप आ रहे हैं जिन्होंने अपने बच्चों को खोया, उनका इंसाफ कौन देगा? लगातार यहाँ पर इस तरह के सिंबॉलिक स्टंट्स किए जाते हैं कि टेलीग्राम पे बैन कर देंगे, जल थल वायु सेना सबको लगा दिया जाएगा पेपर कराने में।
इतनी शर्म की बात है, रीनीट का एग्जाम जब होता है प्रधानमंत्री एयरपोर्ट पे 45 मिनट खड़ा रहता है और कहता है क्योंकि रीनीट का एग्जाम है, ट्रैफिक ना हो, तो मैंने स्टूडेंट्स के सॉलिडारिटी में ये किया। अगर स्टूडेंट्स के प्रति सही में सॉलिडारिटी होती तो आज यहाँ पर 13 दिन से जो लोग मौजूद हैं, यहीं पे खाना, यहीं पे पढ़ना, यहाँ से हम लोगों ने अपने नेट का एग्जाम दिया है, यहीं पे तमाम लोग इसी को घर बनाकर रहने को मजबूर है। एक लोकतांत्रिक न्याय संगत देश में भूख हड़ताल आखिरी पड़ाव होता है और उस आखिरी पड़ाव पर इस देश के सत्ताधारी वर्ग ने हमको फोर्स किया है। आप पीछे देखिए, आप उस तरफ देखिए, स्टेज पर सोनम वांगचुक जी की हालत देखिए, ब्लड शुगर लेवल लोगों का ड्रॉप हो रहा है, ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट कर रहा है, लगातार 4 किलो 5 किलो सबका वजन कम हो गया है। लोगों की हालत ऐसी है कि डॉक्टर ने साफ कह दिया है कि आप बेहोश हो सकते हैं, आप कोमा में जा सकते हैं। इसके बावजूद एक बड़ी आबादी अगर भूख हड़ताल पर बैठने को मजबूर है और कल को इनको कुछ भी होता है, इन सब की जवाबदेही भी सरकार की है।